मित्रों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का सोहन इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लास में। सीडीपी की महत्वपूर्ण प्रैक्टिस के साथ एक बार पुनः उपस्थित हैं। आज शिक्षण कौशल के विविध प्रश्नों को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। आइए पहले क्वेश्चन के साथ जो है सेशन की शुरुआत करेंगे। कह रहा है निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य है में निःशक्त बच्चों को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना। अर्थात निःशक्त बच्चों को शैक्षिक अवसर किन विद्यालयों में जो है उपलब्ध कराना चाहिए या इन्हें शिक्षा जो है किस प्रकार के विद्यालयों में देनी चाहिए। पहला ऑप्शन कह रहा है नियमित विद्यालयों में, बी कह रहा है विशेष विद्यालयों में, सी कह रहा है मुक्त विद्यालयों में और डी कह रहा है ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन के विद्यालयों में। और देखिए आप लोग उत्तर प्रत्येक प्रश्न का उत्तर कमेंट में ज़रूर दिया करें। और देखिए अभी आपके पास भरपूर टाइम है, आप लोग मेहनत करिए। और ऐसा नहीं है कि सुपर टेट का नोटिफिकेशन नहीं आएगा, मैं कितनी बार आपको बता चुका हूँ। अभी आपके पास वक्त है और इसका सदुपयोग करें, लगातार मेहनत करें। निश्चित रूप से आपकी तैयारी बहुत मजबूत हो जाएगी जब सुपर टेट का नोटिफिकेशन आएगा। उससे पहले आप लोग मैच्योर हो चुके होंगे। चलिए पहले क्वेश्चन के लिए उत्तर करेंगे आप सभी। देखिए समावेशी या समेकित शिक्षा का मतलब ही है कि किसी भी व्यक्ति को वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं दिया जाएगा। चाहे आप सृजनशील हों, चाहे आप कम सुनते हों, ज़्यादा सुनते हों, अलग विद्यालय में आपको नहीं डाला जाएगा। नहीं तो फिर समावेशी शिक्षा का मतलब ही क्या होगा। उत्तर बिल्कुल स्पष्ट है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नियमित विद्यालयों में किसी को जो है वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं दिया जाएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। चलिए आप लोग दूसरे प्रश्न के लिए उत्तर करेंगे। आपकी अपनी कक्षा में 2 मंदबुद्धि बच्चों को बैठाने के लिए बोला गया है। आप क्या करेंगे? पहला ऑप्शन कह रहा है उन्हें अपने विद्यार्थियों के रूप में ग्रहण करने से इनकार करेंगे, बिल्कुल नहीं। दूसरा ऑप्शन कह रहा है प्रधानाध्यापक को उन्हें किसी और कक्षा जो कि मंदबुद्धि बालकों के लिए विशेष रूप से चिन्हित है, उसमें बैठने के लिए बोलेंगे। देखिए अभी हमने आपको बताया किसी को जो है वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं दिया जाएगा, सभी को जो है नियमित विद्यालय में, सभी के लिए शिक्षा का प्रबंध जो है नियमित विद्यालय में होगा, अर्थात यह भी हमारा उत्तर नहीं होगा। और सी ऑप्शन कह रहा है ऐसे विद्यार्थियों को सिखाने की तकनीक सीखेंगे, बिल्कुल। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऐसे विद्यार्थियों को सिखाने की आप तकनीक सीखेंगे। डी बिल्कुल नहीं होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन के क्रम में आगे बढ़ेंगे। और देखिए जो हमारे साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में भी आप सभी क्लास को ज़रूर शेयर करें। देखिए सोहन इंस्टीट्यूट पर आपको सुपर टेट और यूपी टेट की कक्षाएं लगातार मिल रही हैं, इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें और अपने साथियों के साथ भी क्लास को ज़रूर शेयर करें। तीसरा प्रश्न देखिए, कह रहा है वंचित समूह के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ-साथ पढ़ाना चाहिए, इसका क्या अभिप्राय है? चलिए, देखिए वंचित का मतलब हो गया जो गरीब हो, अनाथ हो, ऐसे विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ-साथ पढ़ाना चाहिए, इसका क्या अभिप्राय है? समावेशी शिक्षा, विशेष शिक्षा बिल्कुल नहीं होगा, इसका ज़िक्र अभी हमने किया। एकीकृत शिक्षा भी नहीं होगा और अपवर्जक शिक्षा भी नहीं होगा। ऐसे विद्यार्थियों के लिए नियमित विद्यालय में उन्हें भेजा जाएगा और यह उदाहरण है समावेशी शिक्षा का। पहला ही ऑप्शन जो है आपका राइट होगा यहाँ पर। आगे चलेंगे। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का तात्पर्य है। चलिए चौथे क्वेश्चन के लिए आप लोग उत्तर करेंगे। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए कह रहा है सभी विषयों का मूल्यांकन, बी कह रहा है सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन, सी ऑप्शन में दिया है शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन और डी कह रहा है शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। चलिए उत्तर करेंगे आप सभी। देखिए एनसीएफ 2005 कहता है खेल कूद, मनोरंजन आदि इनका भी आकलन होना चाहिए, अर्थात शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए ए बिल्कुल नहीं होगा, बी भी नहीं होगा और डी भी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे।
मूल्यांकन का उद्देश्य है। ऑप्शन ए कह रहा है धीमी गति से सीखने वाले एवं प्रगतिशील बालकों के रूप में लेबल करना। बी कह रहा है जिन बालकों को उपचारात्मक शिक्षा की आवश्यकता है उनकी पहचान करना। सी कह रहा है अधिगम की कठिनाइयां व समस्या वाले क्षेत्रों का पता लगाना। और डी कह रहा है उत्पादक जीवन जीने के लिए शिक्षा किसी सीमा तक तैयार कर पाई है, इसका पुष्टि पोषण प्रदान करना। चलिए डी ऑप्शन को पुनः देखेंगे। कह रहा है उत्पादक जीवन जीने के लिए शिक्षा किस सीमा तक तैयार कर पाई है, इसका जो है पुष्टि पोषण प्रदान करना। उत्तर आप लोग करेंगे। मूल्यांकन का क्या उद्देश्य है? क्या धीमी गति से सीखने वाले एवं प्रगतिशील बालकों के रूप में लेबल करना, जिन बालकों को उपचारात्मक शिक्षा की आवश्यकता है उनकी पहचान करना। सी कह रहा है अधिगम की कठिनाइयां व समस्या वाले क्षेत्रों का पता लगाना। और डी कह रहा है उत्पादक जीवन जीने के लिए शिक्षा किस सीमा तक तैयार कर पाई है, इसका पुष्टि पोषण प्रदान करना। अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग उत्तर करेंगे। देखिए पहला ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा और दूसरा भी बिल्कुल नहीं होगा। आपको अब बताना है सी और डी में कौन सा सही है। और देखिए जितने लोगों ने सी लगाया होगा उन सभी का उत्तर पूरी तरह से गलत है। अगर ऑप्शन में डी उत्तर नहीं होता तो सी आपका राइट आंसर हो जाता। फिलहाल यहाँ सी भी आपका उत्तर जो है नहीं होगा। देखिए जॉन डीबी की थ्योरी क्या कहती है, शिक्षा का टारगेट अच्छे अंक लाना नहीं है, शिक्षा का टारगेट भावी जीवन में रोजी रोटी कमाना, व्यावसायिक प्रगतिशील शिक्षा। मतलब उन्होंने क्या कहा, जीवन ही शिक्षा है, यह कहा है जॉन डीबी ने। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए ऑप्शन डी यहाँ पर नहीं दिया होता तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाता, लेकिन यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। हमने आपको बताया कि जॉन डीबी की थ्योरी क्या कहती है, शिक्षा का टारगेट अच्छे अंक लाना नहीं है, शिक्षा का टारगेट भावी जीवन में रोजी रोटी कमाना, व्यावसायिक प्रगतिशील शिक्षा। उन्होंने कहा जीवन ही शिक्षा है, यह कहा जॉन डीबी ने। इसीलिए आपका उत्तर जो है ऑप्शन डी होगा यहाँ पर। चलिए उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। मौखिक पठन के प्रकार हैं। देखिए ये पठन होगा। मौखिक पठन के प्रकार हैं। ऑप्शन ए में दिया है व्यक्तिगत पठन, बी में दिया है सामूहिक पठन, सी में दिया है ए और बी दोनों, और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। देखिए आपके शिक्षण कौशल में एक टॉपिक है पठन कौशल, वहां से इस प्रश्न को लिया गया है और यह आपके सिलेबस का एक महत्वपूर्ण पार्ट भी है। चलिए मौखिक पठन के प्रकार हैं। तो देखिए मौखिक पठन के दो प्रकार हैं, व्यक्तिगत पठन, सामूहिक पठन। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आप लोग उत्तर करेंगे। मौखिक पठन के तत्व हैं माधुर्य, धैर्य, उचित लय या फिर ये सभी। देखिए वाणी में मधुरता होनी चाहिए, धैर्य होना चाहिए और उचित लय होनी चाहिए, अर्थात आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। ये सभी जो है मौखिक पठन के तत्व हैं। डी आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में पठन कौशल का स्तर है। निम्न में पठन कौशल का स्तर है चित्र पठन, शब्द पठन, शाब्दिक पठन या फिर ये सभी। चलिए हम और आप इसी प्रकार से सीखे हैं, चित्र पठन, शब्द पठन और शाब्दिक पठन। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। आइए अगले क्वेश्चन के क्रम में आगे चलेंगे। शिक्षा प्रशासन में शिक्षण तथा सीखने की प्रक्रिया से संबंधित लक्ष्यों एवं नीतियों के विकास को प्रोत्साहित करने वाली सुविधाएं निहित हैं। यह कथन जो है किसका है? चलिए 9वें क्वेश्चन के लिए आप लोग उत्तर करेंगे। महत्वपूर्ण परिभाषा दी हुई है। कह रहा है शिक्षा प्रशासन में शिक्षण तथा सीखने की प्रक्रिया से संबंधित लक्ष्यों एवं नीतियों के विकास को प्रोत्साहित करने वाली सुविधाएं निहित हैं।
यह कथन जो है किसका है? कैम्पबेल व अन्य का, बेलफोर ग्राहम का, आर मार्ट पाल का, या फिर इनमें से किसी का नहीं? देखिए ये परिभाषाएँ बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इन्हें आप नोट कर लेंगे। देखिए आपके सिलेबस में शिक्षण कौशल में देखिए एक है शैक्षिक प्रशासन एवं प्रबंधन, वहाँ से इस क्वेश्चन को लिया गया है, जो कि आपके सिलेबस का एक महत्वपूर्ण पार्ट है। देखिए यह महत्वपूर्ण कथन है कैम्पबेल व अन्य का। पहला ऑप्शन जो है आपका राइट होगा। देखिए निश्चित रूप से 1-2 परिभाषाएँ आपके सुपर टेट के एग्ज़ाम में आएँगी, यहाँ तक कि यूपी टेट की परीक्षाओं में भी देखिए 1 से 2 परिभाषाएँ लगातार पूछता ही पूछता है। आप इन्हें नोट कर लेंगे और देखिए शिक्षण की यह महत्वपूर्ण परिभाषा है। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। चलिए, यह भी देखिए एक महत्वपूर्ण परिभाषा है। शिक्षण कौशल छात्रों के सीखने के लिए सुगमता प्रदान करने के विचार से संपन्न की गई संबंधित शिक्षण क्रियाओं या व्यवहारों का समूह है। यह कथन किसका है? एस.टी. क्लार्क का, बी.ओ. स्मिथ का, डॉक्टर बी.के. पासी का, या फिर थॉमस ग्रीन का? चलिए यह परिभाषा देखा आपको पहले भी कराई जा चुकी है। शिक्षण कौशल छात्रों के सीखने के लिए सुगमता प्रदान करने के विचार से संपन्न की गई संबंधित शिक्षण क्रियाओं या व्यवहारों का समूह है। यह कथन देखिए किसका है? तो यह कथन है बी.के. पासी साहब का। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए ये परिभाषाएँ हमने आपको बताया बहुत ही महत्वपूर्ण है। निश्चित रूप से यहाँ से एक परिभाषा निश्चित रूप से आपके एग्ज़ाम में पूछेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए, शिक्षण की एक और महत्वपूर्ण परिभाषा आपके सामने है। शिक्षण एक प्रकार का पारस्परिक प्रभाव है, जिसका उद्देश्य है दूसरे व्यक्ति के व्यवहारों में वांछित परिवर्तन लाना। यह कथन किसका है? रायंस का, एलन गेज का, मॉरिसन का, या फिर बी.के. पासी का? देखिए शिक्षण एक प्रकार का पारस्परिक प्रभाव है, जिसका उद्देश्य है दूसरे व्यक्ति के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाना। यह कथन है देखिए एलन गेज का। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और देखिए आज के प्रैक्टिस सेशन का यह अंतिम प्रश्न था। सेशन कैसा रहा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। और देखिए आप अगर वाकई शिक्षक बनना चाहते हैं तो आप देखिए किसी भी भर्ती का आप इंतज़ार नहीं कर सकते हैं। आप समय से पहले प्रिपेयर रहेंगे तो भर्ती जब आएगी आपको उतनी ही ज़्यादा आसानी होगी। इसलिए आप सभी लगातार मेहनत करिए। देखिए प्लेलिस्ट में बहुत सारे प्रैक्टिस सेट मौजूद हैं, आप लगातार उन्हें रिवाइज़ करते रहें और दोस्तों को भी अपने क्लास को ज़रूर शेयर करते रहें। आज के लिए सिर्फ़ इतना ही। क्लास में लगातार बने रहने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत-बहुत धन्यवाद।